आज की डेट में नौजवान जो है, अगर उसके माँ बाप ने घर नहीं बनाया वो नहीं खरीद सकता, और तो छोड़िए आप रेंट पे भी नहीं रह सकते हो। 2 कमरे का मकान अगर किसी को रेंट पे चाहिए तो 30,000 से नीचे शिमला में नहीं मिलता। और ये बात जब सरकारें करती हैं, जब वो बोलते हैं कि इतने प्रतिशत ही दुर्घटना हुई है तो कोई बात नहीं, तो मुझे उनके ऊपर गुस्सा आता है, मन करता है कि तमाचा मारूं मैं इनके मुंह पर खींच के। सरकारें इस मुद्दे में कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और ये जो हेराफेरी होती है, ये क्या सिर्फ सैलरी के मामले में ही होती है या कुछ और भी होता है इसमें? हेराफेरी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। फिर लेबर लॉ जो है उसकी धज्जियां मैंने आपको बताया उड़ा के रखते हैं। ये आपको आपकी पर्सनल छुट्टियां नहीं दी जाती। अगर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको मास्क नहीं दिए जाते, पहनने को हेलमेट नहीं दिया जाता। जो सरकारी ऑडिटर्स हैं इन इंडस्ट्री में, जब वो जाएंगे तो उनको कुछ तरह की गिफ्ट दे देंगे या कुछ पैसा दे देंगे। और वो आपको क्या लगता है कि इसका असर वोटिंग पे पड़ता है? वोटिंग पे पड़ना चाहिए, पड़ता तो नहीं है। सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि जब जनता ही उस चीज की डिमांड नहीं कर रही है तो नेता को क्या फर्क पड़ रहा है? नेता को आप वोट तो दे ही रहे हो, उसको जिता ही रहे हो, उसका काम हो गया है। बताइए। अपने प्रदेश के लोगों को मैंने देखा है सड़कों पे सोते हुए, भीख मांगते हुए देखा है। और मुझे इतना दुख होता है क्योंकि जब हम जाते हैं कहीं और कोई हमसे भीख मांग रहा है और पता चले ये हिमाचल का मेरे ही प्रदेश का व्यक्ति है तो बहुत दुख होता है। शरीर सड़ रहे हैं उनके, सर्दियों में बैठे हैं बेचारे, उनके पास खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं है। जो वुमेन है उनका क्या रोल रह सकता है हिमाचल को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए? महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है। मॉडलिंग में आप देख लो, कहीं देख लो, तो महिला का शरीर इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए। तो आइटम सॉन्ग में क्या होता है, महिला है कम कपड़ों में नाच रही है। जैसे कि 1500 रुपए की अभी डिमांड थी कि 1500 रुपए हम महिलाओं को देंगे, तो क्या आप महिला को भिखारी समझते हो? साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? जब आप डेटा शेयर कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हो, चाहे मोबाइल का इस्तेमाल करके कर रहे हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी फोटोग्राफ, आपकी वीडियो, आप जो बात कर रहे हैं वो, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे आपका फ़ोन है, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उससे वो डेटा आता भी है और जाता भी है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अब किसी भी तरीके से परिचय के मोहताज नहीं है। आप सबके प्यार ने बहुत सपोर्ट किया उन्हें, और उनके द्वारा दी गई जानकारी को आपने बहुत ज़्यादा स्नेह दिया, और उनके उठाए गए मुद्दों को आपने समर्थन दिया। आज के हमारे गेस्ट हैं निखिल ठाकुर जी, और मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधे आपको ले चलता हूं। निखिल जी, स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। आपके सभी व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार। आप सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज फिर आपके सामने मौजूद हूं और नीतीश जी ने मुझे फिर बुलाया है। बिल्कुल, हमारे धन्यवाद आपका। ये जो हमारा एक प्रोग्राम बन गया, आपको कैसा लगा? अपना थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए हमारे साथ जुड़ने का। बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत प्रोफेशनल आप लोग हैं। और मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं इनके पास पहली बार आया था तब मैं थोड़ा घबराया भी हुआ था कि किस तरीके से बात होगी, क्या होगा, किस तरीके से समझ है सामने वाले की। लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी आप बात करते हैं, सही सवाल आप उठाते हैं, सबसे बड़ी बात है। और आपके व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा, आपके व्यूअर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत डीप में और बहुत डेप्थ में उन्होंने अपने कमेंट्स भी दिए हैं, हमें फीडबैक भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, ये तो हमारा प्यार है और हमारी जो जनता है हमें इतना प्यार करती है, उसके लिए मैं भी तहे दिल से धन्यवाद हूँ। और ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और अच्छे अच्छे मुद्दों को लाएंगे और अच्छी पॉडकास्ट लाएंगे, जिससे कि आपका होता ना कि देखने का जो समय की कमी सबके पास है। हाँ। कोई भी कचरा देखना पसंद नहीं करता जिसका कोई उसे बेनिफिट ना हो किसी भी तरीके से। हाँ, एंटरटेनमेंट का मूड हो तब तो चलिए, तो कोई दिक्कत कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी हर पॉडकास्ट में शुरुआत होती है सीधा डायरेक्ट मुद्दों से। हाँ। मैं भी मुद्दों पर आऊंगा। बहुत गहरे मुद्दे हैं मेरे पास आज जी। सवाल भी गहरे हैं, तो आपको सवालों के चंगुल में फंसाऊंगा जरूर जी। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक इंजीनियर होने के साथ साथ, एक इंजीनियरिंग जॉब होने के साथ साथ आप कैसे मैनेज करते हो अपने सोशल मीडिया को भी, यूट्यूब को भी, और कैसे रिसर्च को, ये जो सारा आपने रिसर्च किया है जी, ये कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में मैनेज करते हो? क्योंकि आप ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हैं एक अच्छी पोस्ट पर, तो कैसे मैनेज होता है ये बता दीजिए थोड़ा। है तो मुश्किल काम, मैं ये तो नहीं बोलूँगा इजी काम है, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की जो जॉब है वो भी बहुत डिमांडिंग जॉब है। और कंपोनेंट पे भी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है, वो एयरक्राफ्ट के इंजन्स हैं।
तो उनको बहुत ध्यान से डिज़ाइन करना पड़ता है, बहुत ध्यान से मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो पूरा ध्यान जिस समय मैं जॉब पे हूँ तो पूरा ध्यान जॉब पे है, क्योंकि उसमें लोगों की जान जा सकती है। अगर एक भी इंजन एयरक्राफ्ट का फेल हो जाए तो उसमें बचने की कोई संभावना नहीं है। तो हम पूरे ध्यान से मैं काम करता हूँ, जितना मेरी ईमानदारी है, जितना मेरे अंदर भगवान ने समझ डाली है उसके हिसाब से। लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, जो भी कोई वीकेंड है या अगर कोई मेरी पर्सनल छुट्टी है तो उस छुट्टी में अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो काम निपटा के अपनी फैमिली को भी थोड़ा बहुत टाइम दे के, उसके बाद जो टाइम बचता है फिर मैं वो टाइम हमेशा सोशल मीडिया पे कोशिश करता हूँ कि सही मुद्दे को उठा दूँ, क्योंकि मुद्दों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मेरा एफर्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं कितने मुश्किल से कोई काम कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, धक्के खा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि समाज में बात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, लोगों तक बात जा रही है या नहीं जा रही है, और लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मेरे नहीं तो सारे जो एफर्ट हैं वो व्यर्थ हैं अगर लोग समझ नहीं रहे उस बात को। तो मुझे लगता है लोगों का प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनका प्यार अपने आप शक्ति दे देता है। फिर बिल्कुल, जब एक बार वो साथ में होते हैं तो फिर आपको शक्ति आ ही जाती है। और जब बात अपने प्रदेश की हो, अपने ही लोग, अपने परिवार की हो, तो कौन अपने परिवार के लिए खड़ा नहीं होता। मैं आपसे एक खबर शेयर करना चाहता हूँ, तो शायद आपने देखी होगी पहले भी। पूरे देश में ये कुछ चलाया गया था इससे पहले कि मिनिमम वेज को सेंटर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था। ओके जी। तो अब मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो ऊपर की बातें हैं जो हमने सुना, क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर इसका बेनिफिट किसी को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आपके नज़रिए में क्या है? मैं आपको इसका बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा और एक बीच में आपको अपना एक स्टोरी भी शेयर करूंगा। सबसे इसमें जो बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत एक विषय हो जाता है कि जब कोई चीज़ दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, हमने कोई चीज़ बढ़ा दी है, तो लोगों का ध्यान अचानक से फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये एक सामान्य सी बात है। अगर आपको कोई बेनिफिट देने की बात करेगा, आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा, और आप हो सकता है उसको वोट भी दे दें। तो ये उसी के लिए किया गया काम है। थोड़ा सा अपना मिनिमम वेज को थोड़ा सा ऑडियंस जिनको नहीं पता लग रहा है कि क्या बात चली है, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। हाँ, तो मिनिमम वेज होती है न्यूनतम आय जो किसी भी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। वो एक सामाजिक उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए, मिनिमम खर्चा चलाने के लिए सरकार ने एक निर्धारित किया होता है कि ये इस लेवल तक उसको मतलब कम से कम उतनी तनख्वाह तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर कोई काम आपने करवाना है किसी से, तो जो मिनिमम तनख्वाह सरकार ने फिक्स कर दी है उतनी तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप उससे कम दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, आप इलीगल काम कर रहे हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उन्होंने बढ़ा करके उसको कोई 22,000 या 26,000 के आसपास कुछ इस तरीके से उसका नंबर है, अभी डिटेल मुझे याद नहीं है, 22 या 26 के आसपास का कुछ नंबर उन्होंने रखा है। कहने का मतलब ये है कि जिसको 22,000 तनख्वाह मिल रही है वो कम से कम सैलरी है। उससे कम जिसको भी मिल रही है वो गरीब कैटेगरी में आता है। वो जो गरीबी रेखा है उससे भी नीचे है, तो गरीबी रेखा आपकी वो 26,000 या 22,000 प्रति महीने वो बन गई। अभी जो प्रति महीने 22,000 या 26,000 का जो नंबर है, पहली बात तो ये नंबर उन्होंने क्या सोच के रखा है वो पता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं लगती। अब मिनिमम वेज या न्यूनतम आय को फिक्स करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक इंसान को जीने के लिए कितना खर्चा असल में लगता है, प्रैक्टिकल में कितना खर्चा उसको आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपने न्यूनतम आय रखी है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, तो आपको वो आय को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था। तो उसके पीछे की क्या रिसर्च है वो भी उन्होंने शेयर नहीं करी। दूसरी बात यह है कि असल में जब आप जाएंगे, जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये आय नहीं मिलेगी, जिनको ये तनख्वाह नहीं दी जाएगी। अब सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स हो गई, आउटसोर्सिंग की जॉब्स हो गई, ये जो सरकारी दफ्तरों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग जॉब्स होंगी, उसमें भी जो मिनिमम तनख्वाहें मैंने आप अभी देखी है एडवर्टीजमेंट्स रिक्रूटमेंट की, 10,000 5,000 की रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा। तो आप मिनिमम वेज आप फिक्स कर रहे हो 22,000 26,000, असल में तो आप दे रहे हो उसको 10,000 5,000। तो ये कहाँ से मैच हो रहा है? कहीं पे मैच नहीं हो रहा। फिर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप उनको छोड़ दो तो जो मिडिल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, इसमें न्यूनतम आय बहुत ही कम है। किसी व्यक्ति को जो अगर इंजीनियर भी है उसको भी 10,000 की तनख्वाह दी जाती है। अगर कोई मशीनिस्ट है, मशीन के ऊपर काम कर रहा है, कोई ऑपरेटर है, तो उसको 5-5 हज़ार की तनख्वाह दी जाती है। और इतने कम में वो कैसे काम करेगा, कैसे रहेगा, कैसे अपने परिवार को पालेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, प्राइवेट कंपनीज में मैंने भी जब शुरुआत करी थी, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था पढ़ने के बाद इंडिया के अंदर, तो मैंने भी 5,000 से ही शुरू किया था। तो आप ये सोच करके देखिए कि एक इंजीनियर को 5,000 ही तनख्वाह दी जा रही थी, और उस समय पर जो मिनिमम वेज थी वो 15,000 थी शायद। तो उस समय पर भी ये 15 के 5 ही मिल रहे थे, और आज के समय भी यही हाल है।
आपने कहा कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो जो मिनिमम वेज है, जो न्यूनतम आय है, हाँ। उसको नहीं देगी वो जी। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ और उसी से शुरू करता हूँ मैं आपकी ये बात। जब मैंने नौकरी ढूंढना शुरू किया उस समय पर रिसेशन का समय चल रहा था, तो कंपनीज क्या कर रही थी, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी। प्राइवेट कंपनीज इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी कि लोग बेरोज़गार ज़्यादा हैं, तो उन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स को जो अच्छे रैंक के जो पोजीशंस थी उनको उन्होंने 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा किसी को भी नहीं दे रहे थे। तो मेरी शुरुआत भी 5 हज़ार से ही हुई। तो इंडस्ट्री में जब मैं गया उस 5 हज़ार की नौकरी पे, मैंने सोचा चलो नौकरी करने में क्या बुरा है, जो भी मिल रहा है कोई बात नहीं, कम से कम एक्सपीरियंस हो जाएगा। उस चक्कर में मैं चला गया। लेकिन उन इंडस्ट्रीज़ का क्या हाल होता है कि जैसे 8 बजे वो शुरू हो जाती है, 8 बजे से ड्यूटी शुरू होती है और 5 बजे तक का वो समय, उस पर आपके ऑफर लेटर पे लिखेंगे कि 8 से 5 बजे तक आपने काम करना है। जी जी। लेकिन असल टाइम उनका क्या होगा, 8 बजे से शुरू होगा और ख़त्म होने का कोई समय है ही नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। जब वो चाहेंगे तब वो आपको घर भेजेंगे, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं भेजेंगे। अगर आपकी कोई अपनी छुट्टी है या कोई आपका वीकेंड है तो उसमें आपको वो फ़ोन करके कभी भी बुला सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो वो 5 हज़ार में आप काम कर रहे हो असल में 50 हज़ार का या 5 लाख रुपए का, और आपको दे रहे हैं वो सिर्फ 5 हज़ार रुपये हैं। और वो इस तरह के जो लॉज जो बनते हैं जिसमें न्यूनतम आय फिक्स कर दी जाए या कोई और इस तरह का लॉ हो, तो इस तरह के लॉज को ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं ये इग्नोर कर देती हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमने जो है किसी को सही तरीके से सैलरी देनी है, सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है अपने एम्प्लॉय का। उनको कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ है, अपनी कमाई करना। तो ये आपको समझना चाहिए कि जो सरकारें इस तरह का कोई एक्शन लेती हैं या इस तरह का कोई लॉ बनाती हैं तो उसकी एनफोर्समेंट को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। लॉ की असल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये इंश्योर करना ज़रूरी है। तो ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ भी एक लॉ बनना चाहिए, वो बना भी हुआ है। अच्छा। पहले से लेबर लॉ बना हुआ है, उस लेबर लॉ की भी जो है धज्जियां उड़ाते रहते हैं ये प्राइवेट कंपनीज वाले, बुरा हाल करके रखते हैं एम्प्लॉयज़ का। मेरा ये सवाल है कि सरकारें जी इस मुद्दे में कार्रवाई क्यों नहीं करती है, और ये जो हेराफेरी होती है ये क्या सिर्फ सैलरी के मामले में ही होती है या कुछ और भी होता है इसमें? नहीं, बहुत सारी चीज़ों में होती है। ये हेरा फेरी जो है वो सैलरी तक सीमित नहीं है। हेरा फेरी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। जैसे सैलरी में तो एक हेरा फेरी हो गई, फिर लेबर लॉ जो है उसकी धज्जियां मैंने आपको बताया उड़ा के रखते हैं ये, जिसमें आपकी हेल्थ का ध्यान नहीं है कि कितने से कितने बजे तक आप काम करोगे, आपको आपकी पर्सनल छुट्टियां नहीं दी जाती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको रहने की फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको मास्क नहीं दिए जाते। जहाँ पर आप सोचिए कि कितनी जहरीली गैस उड़ रही होती है, वहाँ पर आपको मास्क नहीं दिए जाते, पहनने को हेलमेट नहीं दिया जाता। अगर आपके सर पे चोट आ जाए तो आपको उसकी कोई सहारा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, कोई हेल्थ बेनिफिट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस्ट्रीज़ को करनी है, जो सरकारों ने कानून बनाए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सरकारें जानती है कि ये सरकारें सब कुछ जानती है, बिली भगत से ये काम नहीं हो सकता। और इसके पीछे की एक और स्टोरी है कि ऑडिटर्स जो हैं, जो सरकारी ऑडिटर्स हैं, वो जाते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑडिट करने के लिए टाइम टू टाइम, लेकिन वो ढंग से अपना काम नहीं करते, पूरी ईमानदारी से वो अपना काम नहीं करते। इन इंडस्ट्री में जब वो जाएंगे तो उनको कुछ तरह की गिफ्ट्स दे देंगे या कुछ पैसा दे देंगे और वो पैसा लेकर के आ जाएंगे। चलिए, ये आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मेरा मुद्दा थोड़ा सा एक और है जो कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में जो होती है ना आपदाएं, देखो कितनी हो रही है। जब से अभी पिछले कुछ सालों में तो एक्सट्रीम हो रहा है, बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ तैयारियां है क्या हम संभालने लायक है? अगर कोई उससे भी ज़्यादा कुछ आ जाए, बाढ़ आ जाए, खैर भूकंप तो अब उस स्थिति में नहीं आ रहा है कुछ समय से लेकर, लेकिन भूस्खलन आ रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है और बादल फट रहे हैं, तो ऐसी आपदाएं जो भी आ रही है, क्या हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं है। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इंपॉर्टेंट सवाल है हिमाचल प्रदेश के लिए। और हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्थिति आज क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, हम अब सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। धरती पहले से गर्म है। जब धरती हम कह रहे हैं पहले से गर्म है तो उससे क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन आना जो है वो लाजमी ही है, वो आएगा ही आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी धरती गर्म हो रही है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, चाहे वो पॉल्यूशन से है, चाहे वो आप अपने जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है उससे, चाहे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, चाहे कोई और किसी भी तरीके से आप धरती को गर्म कर रहे हो या कुछ आप पराल जला रहे हो, कुछ कर रहे हो, उन सब चीज़ों से जो है आपकी धरती गर्म हो रही है और उसकी वजह से ये सारा का सारा जलवायु परिवर्तन आ रहा है, जिसमें आप ये देख रहे हो कि बादल फट जाने की घटना हो रही है, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं पे लैंडस्लाइड हो जा रहा है।
तो ये जो सब चीज़ें हैं ये उसकी वजह ही है, ये वही एक सबसे बड़ा कारण है। और आपने देखा होगा हिमाचल में कई जगह जंगल में भी आग लग जाती है कई बारी, बहुत। तो वो भी एक जो सीन है वो सारे का सारा इसी की वजह से होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इसको रोकने के कई सारे तरीके हैं। साइंटिफिक तरीके एक अलग हैं कि आप साइंटिफिक अप्रोच लेना चाहते हो या फिर आप अपनी सामाजिक अप्रोच लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप सामाजिक स्तर पर देखो, हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं अगर बात करूं, आपने कहा भूकंप की बात कि अभी नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं आ सकता। जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट हमारी कैसी है, आपदाओं से निपटने की हम स्थिति में है या नहीं है, तो उसके लिए आपको एडवांस मैनेजमेंट करना पड़ेगी, पहले से मैनेजमेंट करके रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भी अगर आज भूकंप नहीं आया तो शायद आगे भी नहीं आएगा, तो आप उसकी तैयारी ही नहीं कर रहे हो। तैयारी का मतलब ही यही है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, अगर कोई चीज़ होगी तो आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे। मॉक ड्रिल्स आपको करनी पड़ेगी। मॉक ड्रिल्स का मतलब है कि आप टेस्ट में अपनी कुछ ड्रिल्स करते हैं जिसमें हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है। देखिए, आग लगने की सिचुएशन भी हो सकती है। अब क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे जो सिटी का जो डिज़ाइन है वो बहुत घटिया डिज़ाइन है। एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग जुड़ी हुई है, रास्ता सही तरह से प्रॉपर नहीं है, तो अगर छोटा सा भी भूकंप आ जाए और एक बिल्डिंग गिरे तो वो अपने साथ कम से कम 100 बिल्डिंग साथ में गिराएगी, क्योंकि हमने उसको सही तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किया हुआ। फिर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो आपके जो इमरजेंसी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, वो कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे? चलने की तो जगह है ही नहीं वहाँ पे। आपने सीढ़ियाँ देखी हैं हिमाचल में, कितनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं कई घरों के आसपास। आप शिमला जाइए, शिमला जैसे शहर में आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों में तो आप खुद नहीं चल सकते, 2 व्यक्ति उसमें एक साथ नहीं चल सकते। तो आप ये सोच के देखिए, अगर कोई बीमार है तो उसको कैसे निकालना है। अगर बिल्डिंग गिर गई, एक क्षेत्र ऐसे भी है जिनमें बीमारी में तो है ही नहीं, मतलब उठा के ले जाना पड़ता है दूर दूर। हाँ बिल्कुल, पीठ पे उठा के मैंने देखा है लोगों को ले जाते हुए। सिरमौर में आप चले जाइए, सिरमौर में कई ऐसे आप इंटीरियर के गांव में जाएंगे जहाँ पर सड़क भी नहीं है अभी तक, तो उनको पीठ पे उठा के लेके जाना पड़ता है। तो ये जो समस्याएं हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा, इनके बारे में कौन करेगा, काम करेगा। और एडवांस मैनेजमेंट के तो आप भूल ही जाइए। टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वेदर मैपिंग आप नहीं कर रहे हो, आप ये भी मैप नहीं कर रहे हो कि आप साइंस का यूज़ कैसे करोगे एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम में। जो एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। वो आपको कुछ समय दे देती है कि आप उसके लिए कुछ प्रिपेयर हो जाओ। अब जैसे बादल फटने की घटना होती है तो उसकी एक पूरी साइंस है। वो जो बादल हैं वो एक जगह पे कंसंट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, एक ही जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो इकट्ठा हो रहे होते हैं, कुछ समय लगता है उनको इकट्ठा होने में, तो आप वहाँ पे सेंसर्स लगा सकते हो जो ये आपको डेटा देंगे कि बादल अब इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। वार्निंग आपको दी जा सकती है, बीकन्स बजाए जा सकते हैं, हॉर्न बजाए जा सकते हैं, जिससे पता चल जाए कि भाई अब खतरा है, बादल फटने का खतरा है, तो लोग जो है सही स्थान पर पहुंच सकें। कोई सेफ आपने कोई जगह बनाई हो जहाँ पर लोग जा सकें, नियरेस्ट कोई सेफ जगह हो, वो नहीं बनाई है हम लोगों ने। कोई बंकर्स हमने नहीं बनाए हैं। तो कुछ भी अगर आज हो जाए हिमाचल प्रदेश के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो, भगवान ना करे कभी हो हिमाचल प्रदेश के साथ ऐसा, लेकिन कुछ भी देखिए हो सकता है, जीवन है, पता नहीं चलता है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप देखेंगे रोड मैनेजमेंट भी नहीं है। अगर कुछ इस तरह की आपदा हो तो सड़क पे भीड़ लग जाती है। तो ये सब करना जरूरी है। और साथ ही साथ हमारे एक और मुद्दा भी है ना इसमें कि हमें देखो पानी की कमी जी है ना, सड़क की कनेक्टिविटी आपने बात कही, तो ये सारे और बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं ना ये सारी चीज़ें जी। तो आपको क्या लगता है कि इसका असर वोटिंग पे पड़ता है या पड़ना चाहिए? वोटिंग पे पड़ना चाहिए, पड़ता तो नहीं है। अच्छा, देखिए क्या होता है ना कि जब एक पूरा का पूरा जो ग्रुप है या एक लोकेलिटी है जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अगर उनकी समस्या एक कॉमन समस्या हो तभी जो है ज़्यादातर लोगों का ध्यान जाता है उस समस्या की तरफ। अगर वो आपकी समस्या है या मान लीजिए मेरी समस्या है तो लोग भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमें क्या लेना देना। बात ये नहीं होती कि आपने अपना हाथ हटा दिया है, आपको अपने अपना पल्ला झाड़ लिया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क कभी ना कभी आपको पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम्पल, आपके समाज में अगर आपका पड़ोसी ड्रग ले रहा है और आपने देख लिया कि वो ड्रग ले रहा है, उसके बाद भी आप सोचते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी ना कभी फैल के आपके बच्चों तक पहुंच जाएगा। आपके बच्चे उससे सीखेंगे। तो कोई भी बुराई अगर समाज में है, कोई भी अगर कमी समाज में है, तो वो कमी सबको इफेक्ट करती है। ये चीज़ पहले सबको समझनी चाहिए। जो हम नहीं समझते हैं वो हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। और ये जितना भी आप कह रहे हैं जो हमारे रियल मुद्दे हैं, जैसे पीने की पानी की समस्या हो गई, सड़क हो गई, अभी रोड मैनेजमेंट की मैंने बात करी वो है, सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी मुझे लगता है कि हमें कुछ डिस्कशन करना चाहिए, और ना सिर्फ अपने स्तर पर,
गवर्नमेंट के स्तर पर भी ये चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं होती हैं, क्योंकि जब जनता ही उस चीज़ की डिमांड नहीं कर रही है तो नेता को क्या फ़र्क पड़ रहा है? नेता को आप वोट तो दे ही रहे हो, उसको जिता ही रहे हो, उसका काम हो गया है, उसको आपने उसकी सीट पे बिठा दिया, उसको कुर्सी से मतलब था, आपने उसको बिठा दिया है, अब उसको क्या लेना देना? और जनता जो है उसका ध्यान उस तरफ जाता नहीं है, उसको अपना ध्यान ले जाना चाहिए, सही मुद्दे पकड़ने चाहिए और अपने नेता तक पहुंचाने चाहिए, मुझे ये लगता है। तभी जो है वोटिंग का फिर उसी हिसाब से फिर वोटिंग भी जो है उसका स्ट्रक्चर बनता है। हमने बात की अभी वोटर्स की जी। जो वुमेन है उनका क्या रोल रह सकता है हिमाचल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए? मैं आपको इसको पूरी एक स्टडी बताता हूँ कि जैसे जो महिला है ना, अगर आप उसको ढंग से एनालाइज करें कि महिलाओं के साथ क्या होता है, शायद ही महिलाओं के साथ हो रहा है पर उनको समझ नहीं आ रहा है। महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है। और वो ऑब्जेक्ट क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि महिला का क्या दिखा रहे हैं ज़्यादातर, आप देखोगे टीवीज़ पे भी देखोगे, सीरियल्स में देखोगे, मॉडलिंग में आप देख लो, कहीं देख लो, तो महिला का शरीर इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे गलती महिला की भी है क्योंकि वो अपने आप को खुद ऑब्जेक्ट बना रही है। अब देखोगे आप जो मूवीज़ होती हैं उसके अंदर क्या होता है, जब आप आइटम सॉन्ग देखते हो तो आइटम सॉन्ग में क्या होता है? महिला है, कम कपड़ों में नाच रही है। ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक शरीर की तरह क्यों पेश किया जा रहा है? महिला उससे बढ़कर है। और यही काम जो है ना, राजनीतिक दल भी अपने 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 हिसाब से फिर फ़ायदा उठाते हैं महिलाओं का। जैसे कि 1500 रुपये की अभी डिमांड थी कि 1500 रुपये हम महिलाओं को देंगे, तो क्या आप महिला को भिखारी समझते हो? आपका माइंडसेट क्या है कि अगर हम महिला को 1500 रुपये दे देंगे तो खुश हो जाएगी? यही सोच है ना राजनेता की। उसी तरीके से अगर ये सोच है कि अगर हम महिला को गैस का चूल्हा दे देंगे तो गैस का चूल्हा देने से महिला खुश हो जाएगी, यानी कि आप महिला को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि वो सिर्फ गैस के चूल्हे तक सीमित है, या फिर जो महिला है वो सिर्फ 1500 रुपये तक सीमित है। आप महिला को सशक्त बनाओ, उसको इंडिपेंडेंट बनाओ, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो। हो सकता है वो बिजनेस वुमेन निकले, हो सकता है वो एंटरप्रेन्योर बने, हो सकता है वो कोई ऐसा बिजनेस खड़ा कर दे जिसकी वो बहुत बड़ी CEO बने। ये भी तो हो सकता है कि वो 1500 की जगह 15 लाख रुपए कमाए महीने के। तो आप उसको 1500 तक क्यों सीमित कर रहे हो? ये चीज़ समझनी होगी। सरकारें अपना पैसा वेस्ट क्यों कर रही हैं इन चीज़ों के ऊपर? इस तरह की चीज़ें महिलाओं को नहीं चाहिए। महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। और एक चीज़ आपने सुनी होगी, कई जगह होता है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में भी होता है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स में ये करती हैं कि महिलाओं को बोल देंगे कि आपको बस में सफ़र हमने फ्री दे दिया। देखा होगा आपने भी, टिकट में फ्री कर देते हैं। क्या ज़रूरत है? आप महिला को इतना सक्षम बनाओ कि वो टिकट खरीद सके अपने आप। वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी, या महिला को फ्री टिकट देना ज़्यादा अच्छा रहेगा? आप खुद सोच के देखिए। महिलाओं में फिर थोड़े बुजुर्ग में भी आ जाती है ना लेडीज। हाँ, बुजुर्ग महिला भी है, लेकिन बुजुर्ग महिलाओं को भी आप दे सकते हो, पेंशन दे सकते हो। वो तो आपको पुरुष को भी ज़रूरत है। अब बुजुर्ग सिर्फ महिला तो है नहीं, बुजुर्ग तो पुरुष भी है। हाँ। और गरीब सिर्फ महिला तो है नहीं, गरीब तो पुरुष भी है। और थर्ड जेंडर भी है। थर्ड जेंडर को तो इग्नोर ही कर दिया है ना सबने। थर्ड जेंडर को तो समझा है कि अगर बच्चा पैदा होगा तो उसमें सिर्फ डांस करने के लिए थर्ड जेंडर है, नाचने के लिए थर्ड जेंडर है, और किसी काम के लिए नहीं है वो। उसकी ना शिक्षा के बारे में किसी ने सोचा है, उसको नौकरी देने के बारे में किसी ने नहीं सोचा है, उसको समाज से नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो हमारे समाज में चल ही रही हैं। लेकिन महिला जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है अगर वो इंडिपेंडेंट बनती है, अगर वो एक एंटरप्रेन्योर बने, अगर वो बिजनेसेस को क्रिएट करे, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकती हैं। क्योंकि दिमाग देखिए उनके पास भी है, अच्छी समझ उनके पास भी है, इंटेलिजेंस उनके पास भी है। तो उनको एक जगह पे सीमित ना रख करके उनको एक बड़े स्तर पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है वो वोटिंग को भी इन्फ्लुएंस करेंगी वो, और समाज को भी बेहतर बनाएंगी, और हिमाचल प्रदेश को भी आगे लेके जाएंगी। लेकिन इसमें महिलाओं को मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो ये ना समझें कि अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनका परिवार कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ महिलाएं ये गलती करती हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो अपना पति नहीं देखेंगी, अपना बच्चा नहीं देखेंगी, बस उनको लगता है कि अब हम इंडिपेंडेंट है तो हम ही सब कुछ हैं। वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर पति कुछ कमा रहा है तो पत्नी का भी ये जो है मैं कहूँगा कि उसका राइट है, और साथ के साथ उसकी ड्यूटी भी है कि वो अपने पति का सपोर्ट करे, दोनों मिलके घर को चलाएं, वो भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने विमेन को इंडिपेंडेंट बनाना है, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने उसको सारी अपॉर्चुनिटी देनी है, बराबर का हक देना है, तो बराबर का काम भी करना होगा। आपको हक तो चाहिए सारे, लेकिन काम आप नहीं करना चाहते, ये चीज़ सही नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा था कि 1500 रुपये जो देना या फ्री की टिकट देना ये गलत है। बुजुर्गों का अलग है, बुजुर्गों को तो पेंशन दीजिए, वो उसमें कवर हो जाएगा। उसमें कवर हो जाएगा। आपने बात की वुमेन एम्पावरमेंट की, जी। क्या आपको लगता है कि आज तक कुछ सही कदम उठाया गया है, या अगर नहीं उठाया गया तो क्या उठाना चाहिए? अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया कि विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे विमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ले लिया। एडवर्टीजमेंट्स में छोटे कपड़े पहना दो, डांस में छोटे कपड़े पहना दो, उसी तरह से विमेन को देखा गया है।
और एम्पावरमेंट के लिए क्या किया गया है, अगर गवर्नमेंट के स्तर पे देखा जाए, राजनीति के स्तर में अगर उसको देखें हम, तो गवर्नमेंट के स्तर पे विमेन को आप देखोगे या तो उनको सिलाई कढ़ाई का काम, उस तरह के जो एनजीओ चलाए होते हैं सिलाई कढ़ाई का जिसमें ज़्यादातर काम है, या कपड़े बुनने का, और जो स्वेटर बुनने के इस तरीके के जो काम है, या बच्चे संभालने का काम हो गए, करच हो गए, तो उस तरह की चीज़ों में महिलाओं का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। महिलाओं को वहीं तक सीमित होकर के देखा जाता है, वहीं तक सीमित होकर के नहीं देखना चाहिए। वीमेन एम्पावरमेंट मुझे लगता है इतना ही काम हुआ है, इससे ज़्यादा काम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो हमारी सोच है वो वाइड नहीं हो पाई है। पहले हमें अपनी सोच बढ़ानी होगी, तो उसका दायरा बढ़ाना होगा, फिर तभी हम महिला को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। मुझे लगता है महिला को एक बिजनेस वुमेन की तरह देखना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे ये लगता है। आगे बढ़ने से पहले एक मुद्दा मुझे लगता है कि पीछे थोड़ा सा वो छूट गया, सड़क सुरक्षा की आप बात कर रहे थे जी, उसके बारे में थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद डेटा नहीं देखते होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा उससे अवगत कराना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में हर साल 600 से अधिक लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। 600 एक बहुत बड़ा नंबर है हिमाचल प्रदेश के लिए, और 1000 से ज़्यादा जो है सड़क दुर्घटनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर हर साल होती हैं। अब हमको पता है कि हिमाचल प्रदेश तो पहाड़ी प्रदेश है, उसमें बहुत मोड़ भी हैं, उसमें बड़ी ट्रिकी रोड्स हैं, छोटी पतली सड़कें भी हैं, आपने देखी हैं, हर तरह की सड़क है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और उस सड़क की जो है सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हुई है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है। और जब आपकी मैनेजमेंट सही ना हो, जब आप सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना कर रहे हो, सही जगह पे क्रॉसिंग नहीं बनी है, पैदल चलने का कोई अलग से रास्ता नहीं बना हुआ है, आप फिर ये देखिए कि जो रोड है उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा है, जहाँ पर हैवी जो ट्रक है या हैवी इक्विपमेंट है जिसको नहीं चलना चाहिए जिस सड़क पे, उस सड़क पे भी हैवी इक्विपमेंट चल रहा है। अगर हाई स्पीड की लेने तो उस पर सपोज स्लो स्पीड की गाड़ियाँ भी चल रही हैं, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सड़क दुर्घटनाओं को इंक्रीज़ करती हैं। उसके साथ साथ आपके पास इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, जो कि हमने पहले भी बात करी, आपातकालीन जो स्थिति जो हमने बात करी कि जैसे दुर्घटनाएं हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही हैं और चीज़ों में भी, प्राकृतिक आपदाओं में भी, उसके लिए भी कोई एडवांस मैनेजमेंट नहीं है। और साथ ही साथ सड़क दुर्घटना होने के बाद वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज के पहुँचने का समय जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सर्विस भी नहीं है, वो मैनेजमेंट भी कहीं नहीं है। उसकी वजह से जिस व्यक्ति को बचाया जा सकता है उसकी भी मौत हो जाती है। अब हमें तो देखिए, जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि 600 यार कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 75 लाख की हमारी 75-76 लाख की हमारी जो है जनसंख्या है हिमाचल की, तो उसमें बोलते हैं 600 तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत छोटा सा परसेंटेज है। लेकिन जिसके घर का व्यक्ति मरा हो ना, उससे कभी मिल के बात करिए आप, मैं सच्ची बोलूँगा आप रो देंगे। सोचिए किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी की बीवी, किसी का हो सकता है किसी का पूरा घर ही उससे चलता हो सकता है वही अकेला कमाने वाला हो, जब वो चला जाए तो उस घर का क्या हाल होता है ना, उसके बाद कभी जाके देखिएगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये 600 बड़ा नंबर है या 600 छोटा नंबर है। सही बात है। और ये बात जब सरकारें करती हैं, जब वो बोलते हैं कि इतने प्रतिशत ही दुर्घटना हुई है तो कोई बात नहीं, तो मुझे उनके ऊपर गुस्सा आता है, मन करता है कि तमाचा मारूं मैं इनके मुंह पर खींच के कि भाई तुम्हारे घर का बच्चा तो मरा नहीं, तुम्हारे घर से तो कोई व्यक्ति मरा नहीं, इसलिए तुम्हें उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा। लेकिन दर्द महसूस करना चाहिए हम लोगों को। और 1000 दुर्घटनाएं बट छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। आप अपने आप को प्रोग्रेसिव सोसाइटी बोलते हैं, आप अपने आप को मॉडर्न सोसाइटी बोल रहे हो, आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया कि हमारे प्रदेश में कोई भी नहीं है। मुझे कई लोगों ने बोला कि बहुत है हमारी सिटीज़ हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट, कई लोगों ने उस पर मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट किया उसमें आया कि बहुत स्मार्ट सिटीज़ हैं। खैर मैंने उन्हें नहीं जवाब दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बात ये है कि आप उसको स्मार्ट सिटी मान रहे हो, तो स्मार्ट सिटी ये कौन सी है जिसमें 1000 एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें 600 लोग मर रहे हैं? ये कैसी स्मार्ट सिटी है? अगर मैं आपको नंबर बताऊं कंपेयर करने के लिए, इंग्लैंड में एक साल के अंदर, पूरे इंग्लैंड के अंदर 20 या 30 एक्सीडेंट होते हैं एक साल के अंदर, और उस 20-30 एक्सीडेंट में से हार्डली 5 या 6 लोगों की मृत्यु होती है उस पूरे एक साल के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मृत्यु नहीं होगी, आप अच्छे से मैनेज करोगे तो भी एक्सीडेंट होने का खतरा तो बना ही रहेगा, लेकिन एक आप अपनी तरफ से अगर सही मैनेजमेंट का इस्तेमाल करोगे, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस जो है उसको सही तरीके से रखोगे, स्पीड जो लिमिट आपको कहा गया है कि स्पीड लिमिट से आगे नहीं चलाना है, आप उसी स्पीड लिमिट में रहोगे, अपनी लेन में रहोगे, अपना लेन ऐसे हर वक्त नहीं बदलते रहोगे, और आगे जो आपसे ऑनकमिंग ट्रैफिक है, जो आगे से ट्रैफिक आ रहा है, उसको देखते हुए ही आप अपने डिसीजंस लोगे, रॉन्ग साइड पर गाड़ी नहीं चलाओगे। इस तरह की जब आप हरकतें नहीं करोगे, रॉन्ग जगह पार्क नहीं करोगे, हिमाचल प्रदेश में आप देखिए हर कहीं पार्किंग कर देते हैं, जहाँ थोड़ी सी जगह मिलेगी वहाँ ट्रक खड़ा कर देंगे। हाईवे चौड़ा तो कर दिया, लेकिन चौड़ा करने के बाद उसी हाईवे के ऊपर उतने ही ज़्यादा ट्रक खड़े हो रहे हैं, तो आपको चलाने की जगह तो फिर उतनी ही मिल रही है।
और ये सड़कें चौड़ी करने का जो सिस्टम है ये भी भ्रष्टाचार ही है और कुछ नहीं है। अब 4 लेन की हिमाचल प्रदेश को ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको विकास समझ रहे हैं, बहुत छोटी सोच में हम जा रहे हैं। सड़कें पहले से जो मौजूद थी हमने पहले उसको मैनेज नहीं किया है ठीक से। अगर हम उसको सही से मैनेज करते हमें ज़रूरत नहीं थी 4 लेन की, उतना ट्रैफिक नहीं है हमारा, ये सच्ची बात है। प्रॉब्लम मैनेजमेंट की। गहरी बात कही है आपने 4 लेन की भी। तो चलिए, मुझे लगता है अब थोड़ा सा टॉपिक बदला जाए जी, थोड़ी सी दूसरे जोन में चला जाए। बिल्कुल। मैंने आपके चैनल पर एक वीडियो देखी थी जिसमें आप बात कर रहे थे साइबर क्राइम की, जी, साइबर सिक्योरिटी की। जी, ठीक है, तो आप बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और क्या क्या पॉइंट्स ऐसे जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ज़रूरी विषय है। इसके ऊपर मैं सभी लोगों को ये कहूँगा जो इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, कि एक बार मेरे चैनल पर जाकर के साइबर सिक्योरिटी की वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है। उसमें मैंने काफ़ी लंबी वीडियो बना करके कवर किया है। इस पॉडकास्ट में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो अगर मैं उसी की बात करूँ तो वही 1 घंटे की बात हो जाएगी। प्लीज़ आप मतलब मोटा मोटा मैं आपको मोटे मोटा थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो पहले समझिए साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी है आपको सुरक्षित रखना। जब मैं कह रहा हूँ आपको सुरक्षित रखना, उससे मेरा मतलब है आपके पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखना। जब आप डेटा शेयर कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हो, चाहे मोबाइल का इस्तेमाल करके कर रहे हो, चाहे आप ब्लूटूथ से किसी को कोई डेटा शेयर कर रहे हो, चाहे आप वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी तरीके से जब आप नेटवर्क पे हो तो आपका डेटा आपके डिवाइसेस से, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे आपका फ़ोन है, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उससे वो डेटा आता भी है और जाता भी है। और अब आपको देखेंगे कि स्मार्ट टीवीज़ आ चुके हैं, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स भी आ गए हैं। तो ये जो स्मार्ट चीज़ें जो बन रही हैं, ये स्मार्ट चीज़ें डेटा शेयर करती हैं। और फिर क्लाउड सिस्टम एक आ गया जिसको बोलते हैं क्लाउड पे स्टोरेज है। क्लाउड पे स्टोरेज का मतलब है कि एक सेंट्रल सर्वर जो कि बना होगा अमेरिका में या किसी जगह पे, उसमें आपका डेटा सेव हो रहा है, जिसको कि आप क्लाउड बोल रहे हैं। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये आपका डेटा आ भी रहा है ट्रैफिक में और जा भी रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके आपके डेटा को सिक्योर कर देंगे कि आपका डेटा जब जाता है तो या तो वो एनक्रिप्टेड होकर के जाए, वो किसी कोड में बदल जाए जो सामने वाले को पता ना चले। अगर वो किसी तरीके से वो डेटा को देख भी ले तो उसे समझ ही ना आए कि वो डेटा क्या है, या फिर डेटा को इतने सिक्योर तरीके से भेजा जाए कि कोई बंदा जो है वो उस तक पहुंच ही ना सके। तो ये मोटा मोटा साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। इसमें समझने वाली बात है कि आपका पर्सनल डेटा क्या है। लोग ये समझते ही नहीं है कि पर्सनल डेटा क्या है। पर्सनल डेटा में जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी फ़ोटोग्राफ, आपकी वीडियो, आप जो बात कर रहे हैं वो, ये सारी चीज़ें जो हैं पर्सनल डेटा के अंदर ही आती हैं। आपके बैंक का इन्फॉर्मेशन, ये तो सब लोग समझते हैं कि बैंक की इन्फॉर्मेशन पर्सनल है, लेकिन आपका पिन क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आपका यूज़र आईडी क्या है, ये सब भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो जब आप ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हो या अपने मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो, किसी तरीके से आप साथ में व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हो, दो चीज़ें आप एक साथ यूज़ कर रहे हो अपने फ़ोन में, तो अगर उस व्हाट्सएप के मैसेज के अंदर किसी ने कोई वायरस भेज दिया है, या व्हाट्सएप के मैसेज के अंदर मान लीजिए किसी ने कोई और कोड भेज दिया है जो आपकी दूसरे डेटा को भी एक्सेस कर सकता है, तो उसको पता चल जाएगा कि आपका बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, उसको पता चल जाएगा कि आपकी जो ATM कार्ड है उसका नंबर क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगी। फिर आप देखते होंगे स्कैम होता है, आपको कभी कोई फेक कॉल आई होगी, सबको एक बार फेक कॉल तो जरूर आई होगी, मुझे पूरा यकीन है। हमारे व्यूअर्स में से भी दिन में एक बार तो सबको कम से कम जिंदगी में एक बार तो पक्का ही आई होगी। दिन में नहीं भी है तो जिंदगी में तो एक बार पक्का आई है। 10 लाख का लोन, 10 लाख का लॉटरी, बस यही सब चीज़ें हैं। और ये जो फेक कॉल्स जो होती हैं ना, ये जो फेक ईमेल्स भी होती हैं, ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है। इसमें फिशिंग का एक मैं आपको बाद में कभी समझाऊंगा संक्षिप्त में, पर फिशिंग भी जो है वो सबसे खतरनाक ईमेल है जो किसी को भी भेजी जाती है। और ये जो स्कैम ईमेल्स होगी या स्कैम मैसेजेस हो गई या स्कैम कॉल हो गई, इसमें हमेशा एक अर्जेंसी की बात होगी, एक फटाफट काम करने का, एक फटाफट एक्शन लेने का उसमें मैसेज होगा। या तो उसमें ये कह दिया जाएगा कि आपको कोई जो है जेल में डालने वाला है, आपके ऊपर केस हो गया है, आपके ऊपर कोर्ट केस हो गया है, आपके ऊपर इनकम टैक्स की इंक्वायरी हो गई है, या तो इस तरह की कोई बात कर दी जाएगी जिससे आपको डराया जा सके, या ऐसा कह दिया जाएगा कि आपके किसी पर्सनल दोस्त की, आपकी भाई की, आपकी बहन की एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी पहुंच जाइए, ये कर दीजिए। तो उसमें कुछ अर्जेंसी होगी, आपको सोचने का समय नहीं दिया जाएगा। या फिर उसमें आपको लुभाने के काम होंगे, आपको कह दिया जाएगा कि आप इतने पैसे जीत गए हो। इस तरह की चीज़ें आपको कही जाएंगी। वो इसलिए कही जाती हैं कि आप सोचो नहीं, और उसमें जो लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक को क्लिक कर दो। और अगर आपने गलती से भी वो लिंक क्लिक कर दिया तो वो जो एक प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसके अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और वो बैकग्राउंड से सारा डेटा निकाल लेंगे। ओनली एक क्लिक से ही, एक क्लिक से निकाल लेंगे वो। तो ये चीज़ों से आपको बच करके रहना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको, क्योंकि अगर समझ है,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें आप जाकर के, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो उसमें मैंने बताया है। में भी हम डाल देंगे उसको जी। तो वो देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद होता है पब्लिक वाईफाई का आप जब इस्तेमाल करते हो, आप देखते हो कि कहीं शॉपिंग मॉल में वाईफाई लगा हुआ है, बस स्टॉप में या बस स्टेशन पे आप देखेंगे वाईफाई है, ट्रेन स्टेशन में वाईफाई है, ऐसे ऐसे जगह पे जो वाईफाई लगे हैं, या होटल का भी जो वाईफाई है, इन वाईफाई का इस्तेमाल आप अपने पर्सनल काम करने के लिए या कोई अपना बैंक का काम करने के लिए या कोई ऐसा काम जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे यूट्यूब का आप काम करते हैं, वो काम बिल्कुल मत कीजिए इस तरह के वाईफाई पे। अगर आपने वाईफाई लेना है तो अपना वाईफाई लीजिए, उसको अपने पासवर्ड से एनक्रिप्ट करिए और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल कीजिए। इस तरह के वाईफाई का इस्तेमाल इसलिए ख़तरनाक होता है क्योंकि ये वाईफाई ओपन है, इसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका एक कंप्यूटर का या आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस को अगर कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ बैठा है जो आपको हैक करना चाह रहा है, तो वो आपके आईपी एड्रेस से आपको ट्रैक करके आपको हैक कर सकता है। तो इसलिए आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना कीजिए। अपने पर्सनल आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका फ़ोन का डेटा है उसका इस्तेमाल आप बेहतर रहेगा उसके लिए। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं अंत में कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ख़तरनाक मोड़ अब ले चुकी है। बड़ा हॉट टॉपिक चला है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वो मोड़ ले चुकी है। आपने आज एक वीडियो डाली, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे भी हम डालते हैं, पर यूट्यूब अब इनक्रिप्टेड वीडियोस कर रहा है तो वो उसको सेव कर दे रहा है। लेकिन जो आपके बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जब आप कोई वीडियो डाल रहे हैं और कोई व्यक्ति आपकी उस वीडियो को देख रहा है, तो वो आपकी उस वीडियो को निकाल के एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंप्यूटर मॉडल होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसको ट्रेन कर सकता है। और ट्रेन करने के बाद हूबहू आप ही की शक्ल की एक वीडियो वो बना सकता है फेक। और आपकी फेक वीडियो का फिर वो इस्तेमाल कर सकता है, हो सकता है आपके माँ बाप को उल्लू बनाने के लिए या उनसे कोई पैसा लेने के लिए, किसी तरीके से उनका इस्तेमाल वो किया जा सकता है। तो एआई से भी आपको बचना है। कोशिश करिए कि फेसबुक, ये ट्विटर, इंस्टाग्राम के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर ना करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है जब वीडियो बनाएंगे तो वो पूरी कहानी बता देंगे कि आज हम यहाँ उठे, इतने बजे हम उठे, इतने बजे हमने खाना खाया, इतने बजे हमने पानी पिया, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा बच्चा, इसका नाम ये, उसका नाम वो। पूरी इन्फॉर्मेशन घर की जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों ने डाली हुई है, जो बहुत गलत है। उसका इस्तेमाल फिर इस तरह की चीज़ें करने में किया जाता है। जब कोई ऐसा कुछ करता है तो रिसर्च करता है ना, और उसके सब कुछ आसान है, उससे तो कुछ करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपने डाला हुआ है। आजकल तो लोगों का ये हाल है, बोलने तो नहीं चाहिए, आजकल तो लोगों का बहुत ही बुरा हाल है कि अगर वो किसी पर्सनल काम के लिए वॉशरूम भी जाएंगे तो मुझे लगता है उसकी वीडियो बना देंगे। बस वो वाली बात है कि वहाँ तक पहुँचने की देर है, वहाँ तक, उससे आगे तक लोग चले गए हैं। कपड़े बदल बदल के दिखा रहे हैं, फैशन दिखा रहे हैं। मतलब मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक समझाने की बात है। और मैं क्यों समझा रहा हूँ, किस नज़रिए से समझा रहा हूँ, उसका एक कारण है। मैं अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ और अपनी पूरी फैक्ट्री को साइबर सेफ रखने में काम करता हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई मॉडल्स आजकल ये चीज़ें आराम से कर सकते हैं। आपने सुने भी होंगे, यूट्यूब पे भी आजकल एआई से कन्वर्ट किए हुए गाने आते हैं अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ में, अब तो आवाज़ में भी तुरंत बदल देते हैं। और ये भी आपने देखा होगा, बहुत रिसेंटली खबर आई थी, शायद आपने सुनी हो, जिसमें एक लेडी थी, उनको कॉल आता है और उनके कॉल पे ये कहा गया कि आपकी जो बेटी है वो सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, और उन्होंने उनकी बेटी की फ़ोटो नग्न अवस्था में वीडियो शेयर कर दी, जबकि वो उसकी अपनी वीडियो नहीं थी, वो एआई से बनाई हुई वीडियो थी। लेकिन उनकी जो मदर थी, जो माँ थी, वो बूढ़ी थी, वो, उनको उसकी नॉलेज नहीं थी टेक्नोलॉजी की, वो देख करके परेशान हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया, वहीं उनकी डेथ हो गई। तो आप ये सोचिए कि किस लेवल तक पहुंच चुकी है चीज़। तो साइबर सिक्योरिटी को आप छोटा मुद्दा या छोटा सा मजाक ना समझिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी विषय है। और जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये काम हमारे साइबर सेल को करना चाहिए था, ये काम हमारी सरकारों को करना चाहिए था, हमारे जनता को ये बताना चाहिए था कि साइबर सेफ आपको कैसे बनना है। और मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या काम कर रहे हैं। एक मुद्दा जो पूरे देश में है जी, और सुनने में शायद एक कॉमन सा लगेगा, लेकिन मैं अब भी जानना चाहता हूँ, एक तो महंगाई जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव होता जा रहा है जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोग यही नहीं समझते कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका वो खर्चा है जो आपको एक अपनी आम जिंदगी जीने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए चाहिए। अब उसमें आपको रहने का खर्चा भी है, जैसे आपको किराया देना है, बिजली पानी के आपके बिल हो गए, राशन पानी आपका हो गया, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी फ़ीस हो गई, उनके कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है अपने घर को चलाने के लिए, वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो आज की डेट में हमारे देश के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है
वो आपका बढ़ चुका है पहले के मुकाबले कम से कम नहीं तो 10 गुना। अब जब मैं 10 गुना कह रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही बड़ा सा नंबर बोल दिया है, लेकिन आप खुद उसके प्रमाण है। आप खुद 15 साल पहले जा करके अपने माँ बाप से पूछिए कि कितना खर्चा आ रहा था आपका परिवार चलाने के लिए, तो वो बता देंगे कि 5,000 में या 10,000 में आराम से गुजारा हो जा रहा था। लेकिन आज की डेट में 1,00,000 रुपए पे भी आपका गुजारा नहीं हो रहा है। तो वो क्यों है ऐसा? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब महंगाई की जब बढ़ने की बात करते हैं उसमें टैक्स की भी बात आ जाती है कि टैक्स आपको जगह जगह बढ़ा दिया गया है। आपको वैट भी देना है, आपको सर्विस चार्ज भी देना है, आपको जीएसटी भी देना है। और अब तो ऐसा स्टेट जीएसटी अलग है, सेंट्रल जीएसटी अलग है, और फिर कई कई जगह तो आपको 2-2 बार जीएसटी देना है। उसके ऊपर फिर एजुकेशन सेस भी देना है। तो उस तरह से सब कुछ करते करते आपका टैक्स इतना ज़्यादा कटता है किसी चीज़ के ऊपर। अगर कोई प्रोडक्ट 20 रुपये का है तो उसकी प्राइस असल में 30 रुपये हो जाती है जब तक वो आपके हाथ में आता है। यानी 10 रुपये आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। उसके अलावा आप इनकम टैक्स भी दे रहे हो। तो आप कितनी बार टैक्स दोगे? इनकम पे भी टैक्स दे रहे हो, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हो। आप आज अगर मान लीजिए कार खरीदते हो तो कार खरीदने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, उसमें भी टैक्स लगता है। तो हर चीज़ में टैक्स लगता है। आपने जब कार खरीदी तो आपने पहले खरीदते वक्त भी उस पर टैक्स दिया, उसके बाद आपने जब उसको रजिस्टर कराया तो रजिस्टर कराने में भी आपने टैक्स दिया, उसके बाद आपने रोड टैक्स दिया, सड़क पर चलाने का जो टैक्स देते हैं, गाड़ी का लाइफ टाइम रोड टैक्स होता है, वो भी आपने पे किया। उसके बाद आप देखेंगे जगह जगह टोल प्लाजा लगा दिए जाएंगे। अब टोल प्लाजा का क्या काम है? अपने सड़क बनाने के लिए तो पैसा दिया था वो, तो अब सड़क को मेंटेन करो ना उससे। लेकिन क्या करेंगे, वो अलग से टोल लगा के आपसे फिर पैसा लेंगे। फिर उस टोल की रसीद में आप देखो, टोल की रसीद में भी टैक्स है। तो अब कितनी बार टैक्स दोगे? टैक्स का कोई एक लिमिट होती है कि आप 1 बार दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो, कहीं तो आप थमोगे। अब यहाँ तो कोई थम ही नहीं रहा है, टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं। और महंगाई तो फिर उससे बढ़ती ही है। फिर इन चीज़ों से आता है रिसेशन। और हिमाचल प्रदेश खास करके मैं ये कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश रिसेशन में है। रिसेशन में क्यों है? क्योंकि आप कर्ज में डूबे हुए हैं। तो जब आपके पास आमदनी ही नहीं है तो आप रिसेशन में ही हुए, आप अपना गुजारा ही नहीं कर पा रहे हैं। और एक आम व्यक्ति को अभी आज पूछ करके देखिए भी, क्या तू मकान खरीद सकता है? किसी एक आम नौजवान से पूछिए, अगर उसके माँ बाप ने मकान नहीं बनाया है ना, तो आज उसकी ज़िंदगी इतनी दूभर है जीना, उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो मकान खरीद ही नहीं सकता। प्रॉपर्टी की प्राइस को आप देखिए, क्या प्रॉपर्टी की प्राइस आज से 10 साल पहले थी और आज क्या है। आप खुद देखिए, आप खुद उसको जानते हैं, आपने खुद देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके शहर में भी आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी प्राइस अचानक से जो चीज़ 20 लाख में मिलती थी, 30 लाख में मिलती थी, आज वो करोड़ रुपए की है। तो आप देखो तो सही कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन आमदनी तो आपकी करोड़ रुपए नहीं है, तो आप कैसे खरीदोगे? आज की डेट में नौजवान जो है, अगर उसके माँ बाप ने घर नहीं बनाया, वो नहीं खरीद सकता। और तो छोड़िए, आप रेंट पे भी नहीं रह सकते हो। बड़े शहरों के रेंट 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये हैं। 2 कमरे का मकान अगर किसी को रेंट पे चाहिए तो 30 हज़ार से नीचे शिमला में नहीं मिलता। और अगर आप 30 हज़ार पे रेंट पे दे रहे हो तो आपको तनख्वाह कम से कम उसका डबल तो चाहिए। राशन भी आपको लेना है, बिजली पानी का बिल देना है, 1 लाख तो उतना तो चाहिए। लेकिन आपकी जो एवरेज जो आमदनी है हिमाचल प्रदेश की, एवरेज आमदनी हार्डली 15 हज़ार के आसपास होगी। तो आप सोचिए कि वो किस तरह से रह रहे हैं फिर। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे मुद्दे हमने डिस्कशन किए जी। और अब ये जानना चाहता हूँ मैं कि कुछ 1 या 2 कोई भी ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि हमारी आंखों के सामने है लेकिन अभी हमें नज़र नहीं आ रहे वो मुद्दे, लेकिन है इम्पोर्टेंट। उसमें से सबसे पहला एक मुद्दा तो आपको मैं बता दूं, वो है गार्बेज मैनेजमेंट का, कूड़ा प्रबंधन का, जो आपके सामने तो है, आप उसको रोज देखते भी होंगे, गुजरते भी होंगे, लेकिन आप इग्नोर करते हो। वो मुझे बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि हम अपने प्रदेश को क्या कर रहे हैं। देखो, जब आप किसी कूड़े को किसी जगह भी फेंक दोगे ऐसे ही, तो वो कूड़ा क्या करेगा, धीरे धीरे रिसेगा, आपकी ज़मीन के अंदर उसका रिसाव होगा, तो वो उसका उपजाऊपना जो है वो गिरा देगा, ख़त्म कर देगा। और अगर उसमें से कोई गैस निकलेगी, वो गैस क्या करेगी, वो गर्म कर देगी, एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेज निकलती हैं, जो आपके एनवायरनमेंट को गर्म भी करती हैं और साथ साथ पोल्यूशन भी फैलाती है, जिससे आपके लंग्स में भी नुकसान होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, कई तरह की बीमारियां फैलती हैं इस चीज़ से। तो कूड़ा प्रबंधन तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कभी काम हुआ ही नहीं। और गार्बेज का मैनेजमेंट ईजी है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है, और उससे आप कमाई भी कर सकते हो। फिर भी हमने उसके ऊपर कभी अपना ध्यान नहीं दिया। ये तो पहली बात हो गई। जो दूसरी बात है वो ब्रेन ड्रेन। तो हमारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भ्रष्टाचार होने की वजह से, हमारे प्रदेश के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ में कमी होने की वजह से और महंगाई ज़्यादा होने की वजह से वो दूसरे देशों में भाग जाते हैं, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ इधर उधर ढूंढते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर ये ब्रेन ड्रेन होता रहता है।
आपने ये कहा कि कूड़ा करकट जो भी हमारे गार्बेज होता है उससे भी क्या हम कमाई कर सकते हैं, ऐसा आपने कहा ना, अगर मैंने गलत ना सुना हो तो? नहीं, ठीक बोला। तो कैसे? आपका जो कूड़ा है वो कई स्तरों में बटा हुआ होता है। एक तो गीला कूड़ा जिसे हम बोलते हैं आमतौर पे, जो फूड वेस्ट है, वो जो कूड़ा है उससे आप खाद भी बना सकते हो। उस कूड़े को आप सड़ा करके उसकी गैस को अगर एक साथ इकट्ठा करो, जैसे बायोगैस बोलते हैं, वो बायोगैस से आप बिजली भी पैदा कर सकते हो, बायोगैस से आप कुछ और चीज़ भी जो है कर सकते हो बड़े आराम से। अब ये दोनों तो सीधा प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए। बायोगैस भी आप बेच सकते हो, आप चाहो तो जो आपने खाद बनाई है आप खाद भी बेच सकते हो। तो ये दो प्रोडक्ट तो सीधे मैंने आपको बता दिए, जो गीले कूड़े से या फूड वेस्ट से पैदा हुए। दूसरी चीज़ जो आपके पास आते हैं प्लास्टिक वेस्ट या मेटल वेस्ट या इस तरीके का जो सूखा कचरा है जिसको आप रिसाइकल कर सकते हो। तो आप जब उसको रिसाइकल करते हो तो रिसाइकल करने के बाद या तो वो रॉ मटेरियल में फिर से कन्वर्ट हो जाता है जिसको बाकी इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है, जिससे जो वो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आगे फर्दर प्रोडक्ट बनाती हैं। या तो वो ऐसा होता है या फिर उसको आप डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो रिसाइकल करके। जैसे आपने देखा होगा कुछ कॉपीज और कुछ किताबें बनाई जाती हैं रिसाइकल कागज से, तो वो एक तरह का आपका प्रोडक्ट है। फिर उसको आप बेचोगे, वो कॉपी किताब कोई खरीदेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी एक बड़ी ट्रेंड चला हुआ है, उसमें एक रिसाइकल का निशान बना दिया जाता है। जैसे आप पैकेजिंग का सामान खरीदो या आप कोई चम्मच खरीद लो या फोर्क खरीद लो, लकड़ी का कोई ऐसा आपने देखा हो कभी फोर्क जो बैम्बू से बनाया हो फोर्क मिल जाते हैं, वो रिसाइकल भी मिल जाते हैं। रिसाइकल कप्स होते हैं जिसमें हम कई बार चाय भी पीते हैं या पानी पीते हैं, उस तरह के कप्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद जो एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि कूड़े को अगर आप सही तरीके से मैनेज कर रहे हो तो उससे एक नई इंडस्ट्री क्रिएट होती है, और वो इंडस्ट्री होती है रिसाइकल इंडस्ट्री। जो इस सारे कूड़े को मैनेज करेगी, चाहे वो उसको रिसाइकल करे, चाहे वो उसको डंप करे, चाहे वो फिर उसका जो है कुछ और मैनेजमेंट करे, उसको जला करके उसको खत्म करे। वो ये जो सारी मैनेजमेंट है उसके लिए एक आपको अलग से इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक अलग इंडस्ट्री उसमें आ जाती है, तो उससे नौकरियाँ जनरेट होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आप एक साथ कर सकते हो, और अब उस प्रदेश उससे कमा सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं कहीं पे भी। तो वेस्ट करने से अच्छा है उसका इस्तेमाल करो। मैं हमारे पुराने कमेंट चेक कर रहा था तो एक कमेंट मुझे वहाँ पर ऐसा दिखा कि एक ने ये लिखा था कि भाई वीज़ा फ्रॉड बहुत होते हैं, इस पर कुछ बात करो। अब मुझे नहीं पता वीज़ा फ्रॉड में क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ बताइए। वीज़ा फ्रॉड जो है वो कई तरीके से होते हैं। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि वीज़ा फ्रॉड के पूरा स्टोरी क्या है। वीज़ा फ्रॉड एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जिनका मन या तो बाहर पढ़ने का है या बाहर नौकरी करने का है बाहर के देशों में, वो लोग जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको वीज़ा की जो ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ में जो फ्रॉड किया जाता है उसे वीज़ा फ्रॉड कहते हैं। और ये फ्रॉड कैसे किया जाता है कि आपको लुभाया जाएगा, आपको ऐसे बता दिया जाएगा कि हम आपकी वहाँ फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे, आप हमें 20 या 25 लाख रुपए दो, ये इतना खर्चा आएगा उसमें, वीज़ा का खर्चा, आपकी एडमिशन का, और ये सारा वो आपको बोल देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, आपको एक फेक लेटर दे देते हैं एडमिशन का। बच्चे से 25 लाख रुपए ले लिए, उसको फेक एडमिशन का लेटर दे दिया, और उस फेक एडमिशन के लेटर पे वो वीज़ा अप्लाई कर दिया। मान लीजिए कि उसका वीज़ा लग गया, क्योंकि अब वो कॉलेज को कोई ज़्यादा चेक भी नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में अभी थोड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है। तो वो बस एक ऑफर लेटर देखते हैं और उनको लगता है कि एडमिशन हो गई है, और उसके आधार पर वो वीज़ा दे देते हैं। बच्चे का वीज़ा लग जाता है, वो बेचारा टिकट खरीदता है, टिकट खरीद के दूसरे देश में पहुंचता है। जैसे ही वो दूसरे देश में पहुंचता है, उसको पता चलता है कि इस नाम का ना तो कोई कॉलेज मौजूद है, इस नाम की ना कोई यूनिवर्सिटी मौजूद है, और वहाँ जा करके उसकी जो दशा बनती है आप देख भी नहीं सकते, आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। अगर मैं आपको वो बात बताऊँ, मैंने अपने प्रदेश के लोग, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ इस बात के लिए, सॉरी, अपने प्रदेश के लोगों को मैंने देखा है सड़कों पर सोते हुए, भीख मांगते हुए देखा है। और मुझे इतना दुख होता है क्योंकि जब हम जाते हैं कहीं और कोई हमसे भीख मांग रहा है और पता चले ये हिमाचल का, सॉरी एक मिनट, मेरे ही प्रदेश का व्यक्ति है, तो बहुत दुख होता है। शरीर सड़ रहे हैं उनके, सर्दियों में बैठे हैं बेचारे, उनके पास खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं है। अपनी तरफ से जो मदद किसी की हो सकती है हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कितनी मदद किसी की कर सकते हैं, क्योंकि नंबर बहुत है, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। और पंजाब में तो ये एक ऐसा, मैं बोलूँगा, एक तो बीमारी की तरह फैला हुआ है वीज़ा फ्रॉड ही। और यहाँ से क्या होता है, सबको बाहर जाने की होड़ लगी हुई है कि जाना ही जाना है, बाहर जाके कमाना ही कमाना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से चले जाना है। यहाँ पे आप अपनी ज़मीनें बेच रहे हो, अपनी आपने जायदाद बेच दी, अपने घर बेच दिए, वो सब बेच के सारा पैसा इकट्ठा करके आप किसी कंसल्टेंट को दे देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फेक कंसल्टेंट बने हुए हैं, ऐसे कंसल्टेंट बने हुए हैं जिन्हें आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, आपको झूठ मूठ के वीज़ा लगा देंगे।
आपको ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में भेज देंगे जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? पैसे के लिए, लालच, पैसे का लालच। अब 25 लाख 30 लाख रुपए अगर किसी से ले लिए, उनका कितना बड़ा अमाउंट बनता होगा, आप ये तो सोचिए, कितने करोड़ों वो कमा लेते होंगे इन सब चीज़ों से। और ये सब चीज़ें करके नुकसान किसका होता है? आम जनता का नुकसान होता है। अब वो लोग जो वहाँ पहुँच गए हैं, ना वापस जा सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। मैंने ऐसी लड़कियाँ भी देखी, बोलना नहीं चाहिए पर अब बात बता ही रहा हूँ तो पूरी तरीके से ही बताता हूँ, पता लगना चाहिए ऑडियंस को हमारे। ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं जो चली गई हैं किसी न किसी तरीके से वहाँ। अब जाते ही उनके माँ बाप ने बोलना शुरू कर दिया, भाई यहाँ से तूने सब कुछ बेच दिया हमारा, वहाँ चली गई कि तेरी नौकरी लग गई, बच्चे तेरी नौकरी लग गई, कुछ पैसे भेज दे, हमें पैसे की ज़रूरत है। अब उन्होंने पूरा पैसा खर्च किया माँ बाप ने, उनको तो उम्मीद है कि वो गई होगी, और इन्होंने ऐसे उनको स्टोरी दिखाई होती है, ऐसे बताया होता है कंसल्टेंट्स ने कि वहाँ जा करके तो मतलब इंग्लैंड का राजा खुद आएगा तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पे, और खुद ही वो तुम्हारी नौकरी भी लगा देगा, सब कुछ वही करके देगा तुम्हें। इस तरह की स्टोरीज मतलब सुना दी जाती हैं, ऐसे ऐसे दिमाग में चीज़ें भर दी जाती हैं लोगों के। वहाँ पहुँचे वो लड़कियाँ, वहाँ पहुँची भी हैं, कुछ करने को है ही नहीं, नौकरी कोई दे नहीं रहा है वहाँ पे, जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए वो गई थी वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। घर वो जा नहीं सकती, अपने माँ बाप को पूरी तरीके से बता नहीं सकती, क्योंकि खुद से जिद करके गई थी, खुद से परेशान करके गई थी माँ बाप को। वहाँ जाके प्रोस्टिट्यूशंस कर रही हैं वो, देह व्यापार में वो लड़कियाँ अब घुस चुकी हैं, और मजबूरन हो गई हैं। अब एक बार उसके अंदर घुस गई है, वो निकल नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो वो गैंग है, निकलने की कोशिश करेगी तो उसको मार दिया जाएगा। तो अब वो लड़कियां क्या करती हैं, वो देह व्यापार कर रही हैं, उससे पैसा जो है माँ बाप को भेज रही हैं, माँ बाप को झूठ बोलते हैं कि हमारी यहाँ नौकरी लग गई है। माँ बाप बेचारे वहाँ जा नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। अंत क्या है फिर उस चीज़ का? अंत कुछ नहीं है, उनका कुछ एंड नहीं होता है। और एक और चीज़ जो एक वीज़ा फ्रॉड में एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि ये लोग आपको फेक रूट से कुछ कंट्रीज़ में भेजते हैं, एक ऐसे रूट से भेजते हैं जो वाया अलग अलग कंट्री से होकर के गुजरता है। इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनती हैं, हमने देखा होगा, इसकी मूवी भी है इसके ऊपर एक। तो जब अलग अलग कंट्री से होकर के जाते हैं, उनको ये कह दिया जाता है कि तुम जब पहली कंट्री में पहुंचोगे वहाँ जाते ही अपना पासपोर्ट फाड़ देना, क्योंकि तुमको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, कोई उनको पता नहीं चलेगा तुम किस कंट्री के हो, झूठ अपना नाम बताना, झूठा सब कुछ बताना, तुम्हारे ऊपर एक्शन भी कोई नहीं ले पाएगा। तो तुम जो है उस कंट्री में मजे से रहते रहना, नौकरी तुम्हारी हम किसी ना किसी को कह के लगवा देंगे, ऐसा बोल करके उनसे पैसे ले करके उनको भेज दिया जाता है। और वहाँ जाके कुछ ऐसा नहीं होता। वहाँ वो बेचारे जाते हैं, जाने के बाद सबसे पहला काम वो करते हैं पासपोर्ट फाड़ देते हैं, जैसा बताया है। और वही वो गलती सबसे बड़ी कर देते हैं, क्योंकि पासपोर्ट फाड़ने के बाद वो जो कंट्रीज़ हैं वो पहचान नहीं कर पाती उन लोगों की, और वो लोग जो है फिर बेचारे भीख मांगते फिरते हैं, धक्के खाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं बेचारे सड़कों पे। मजबूरी में फिर वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक दूसरी भी है कि वो टैंकर में जो होता है, हाँ, वो ऐसे ही उसमें बैठ के जाते हैं, यही करता है। अलग अलग रूट से जो जाते हैं ना, वो फिर कभी पैदल जाएंगे, कभी टैंकर से जाएंगे, कभी शिप से जाएंगे, कभी नदी पार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों जाना है? जब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, जब आपके प्रदेश के अंदर आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, उस नौजवान को नौकरी नहीं दे रहे हो, उसको कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा है। रोटी की भूख तो देखिए सबको है, कमाना तो सबको है। और जब आपको कोई लालच देगा कि तुम यहाँ नहीं कमा पा रहे हो, चलो तुम्हें फ़ॉरेन ले जाते हैं, वहाँ तो तुम 20-25 लाख कमा ही लोगे, तो एक बार तो इंसान के दिमाग में आ जाता है यार अच्छी अपॉर्चुनिटी में चले जाता हूँ। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है वीडियो, देखना कोई चाहे तो ज़रूर देख सकता है। बहुत सारे मुद्दे आज सामने आए जी, और बड़ी सारी ऐसी डार्क चीज़ें भी सामने लाई, थोड़ा माहौल भी थोड़ा इमोशनल हो गया। और क्योंकि अपनों का दर्द अपनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और ये आपने बात कही, ये सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों इग्नोर हो जाती है सारी चीज़ें, है ना। तो बस यही है कि आपका तहे दिल से धन्यवाद है। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि आप बहुत बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं इस तरह के मुद्दों पे बात करने की, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे ही मिला हूँ, उससे पहले बहुत कोशिश की है, लोग नहीं उठाते हैं मुद्दे। और बहुत से ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की तरफ उनका ध्यान है। उनका सीधा होता है कि पैसा दोगे तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। और एक आप ही एक ऐसे व्यक्ति मुझे अभी तक मिले हैं जिन्होंने मुद्दों को इंपॉर्टेंट समझा, और आपने कहा कि पैसे को छोड़िए, मुद्दों पे बात करेंगे। तो एक बहुत बड़ी ये बात है मेरे लिए, और मैं समझता हूँ कि आपकी ऑडियंस को भी मैं बार बार कहता हूँ बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आप ये सब देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, अच्छा लगता है हमें भी कोई ऐसा है जो खुद के अलावा ना सोच कर दुनिया के बारे में सोच रहा है, हमारे प्रदेश के बारे में सोच रहा है, अच्छा लगता है हमें भी। और ऑडियंस को भी यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई, हमारी
जेन्युइन बातें आपको सच में जेन्युइन लगी और आप चाहते हैं कि हम और भी इस तरीके की वीडियो बनाएं तो कमेंट ज़रूर कर दें, अपने विचार कमेंट कर दें। और अगर आपको लगता है कि कोई सवाल मैं पूछना भूल गया होगा तो वो भी आप कमेंट कर दें। और इसके बाद तुरंत जाइए निखिल सर के इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब की आईडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, जहाँ पर कि वो रेगुलर सोशल अवेयरनेस का काम करते रहते हैं, वो दिखाइए। क्योंकि यूट्यूब पर कचरा चैनल बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं जिसमें बस फेक बातें और मुद्दों से भटकाने की बातें होती है। तो हमने कोशिश की है कि आप तक सच्चाई पहुंचाएं। सच्चाई कड़वी होती है लेकिन फिर भी आप तक पहुंचाएं। आप सर के चैनल में जाकर और भी अवेयरनेस की वीडियो देख सकते हैं जिससे अपना लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं, आप सोचने का नज़रिया सुधार सकते हैं। और बस यही कहना चाहता हूं और थैंक यू सो मच। आपने अभी तक बने रहे, आपने वीडियो हमारी देखी। और कुछ कहना चाहते हैं अंत में? हाँ, अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपकी ऑडियंस से कि मेरे वीडियोस जो यूट्यूब पर हैं वो बहुत ही रॉ वीडियोस हैं। मैं ज़्यादा एडिटिंग के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें म्यूज़िक ये सब नहीं डालता हूँ। सिंपल रॉ वीडियो होती है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ उसी तरह की वीडियोज़ हैं। क्योंकि मेरा जो मुद्दा है वो सीधा वो मुद्दा है जो हमारा कोर मुद्दा है जिसको ठीक करना ज़रूरी है। बिल्कुल। और वो हमारी सोशल अवेयरनेस के पर्पज़ के लिए है, पैसा कमाने के पर्पज़ के लिए नहीं है। वो इनको पता चल जाएगा कि जब आप जाएंगे आपको सबको पता चल ही जाएगा कि वो पैसा कमाने के पर्पज़ से है ही नहीं। तो अगर हो सके तो ज़रूर देखें, मैं तो यही कहूँगा। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ, ज़रूर करेंगे। और जनता की प्रतिक्रियाएं भी देखेंगे और जानेंगे कि जनता के मन में क्या क्या सवाल है। तो तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और भी धमाकेदार बातों के साथ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ और बड़े ज्ञान की बातों के साथ। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में वीडियोस को ज़रूर भेजें, अपने रिश्तेदारों में भेजें, अपने चाहने वालों को भेजें, ताकि उनमें भी ज्ञान का विस्तार हो सके और भी ज़्यादा। वैसे तो सभी इंटेलिजेंट है ना जी। तो चलिए तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।